चलिए Ma'am, we will start the session. I need to record on my PC. Something challenge happening. So no issue. I'm recording this session on my laptop. So not an issue. So we're not going live. I will upload later. ओके मैम। So मैं फिर से इसको recordings starting. Okay. नमस्कार दोस्तों, पीएमसी राजस्थान और पीएमसी बिहार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी दर्शकों को मैं अपॉलॉजीज कहना चाहती हूँ कि वी आर स्टार्टिंग लेट टुडे, एक्सट्रीमली सॉरी। एंड आज हम फिर से एक नए पिरामिड मास्टर के साथ आप सबके सामने मौजूद हैं। पिछले 12-13 दिन से लगातार हमने भारत के अलग अलग क्षेत्र से जो पिरामिड मास्टर्स हैं उनको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक बात को हम अपनी जहन में बिठा रहे हैं कि ध्यान कितना जरूरी है, ध्यान से कितने अच्छे जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। और ध्यान का अगर आपका जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है तो फिर ध्यान प्रचार क्यों करते हैं मास्टर्स, वो भी हम समझ रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में बबीता आर्या मैम है जो फरीदाबाद से हैं। प्रोफेशनली मैम एक साइकोलॉजिस्ट है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट वो मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के विषय में बहुत गहराई रखती हैं और समाज के अलग अलग तबके के लोगों के साथ वो कनेक्टेड हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं। मैम बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है बच्चों के साथ, स्कूल्स के साथ, जहाँ पर वो उनके मेंटल हेल्थ के विषय में काम करती हैं। कई साल तक उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के साथ काम किया बच्चों के साथ। और मैम का जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो वैसे तो कई सालों से वो मंत्र चैंटिंग एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस को करती रही है, पर लॉकडाउन के दौरान जब कोविड का समय था तब उनको काफी अंतरात्मा से महसूस हुआ कि वो एक और कोई नए ध्यान पद्धति को ढूंढे। और जब उन्होंने यूट्यूब पे ढूंढना शुरू किया तो उनको पिरामिड ध्यान के बारे में, पिरामिड मेडिटेशन के बारे में पता चला। तो तब से लेके अब तक उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसको हम स्वयं उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मैम की एक खास बात यह है कि वो वैसे तो उनका जन्म बोकारो में, झारखंड में हुआ है, पर उनकी शादी भागलपुर में हुई है। तो बिहार झारखंड दोनों से जुड़ी हुई है, पर पिछले 20 सालों से वो फरीदाबाद में रहती हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से फरीदाबाद में लोकल लेवल पर गांव-गांव जाकर वो ध्यान प्रचार भी करती हैं। तो मैम को बहुत एक्सपीरियंस है, प्रचार कैसे होता है, क्या करना है, एक नए ध्यानी को किन बातों का ध्यान रखना है, और भी बहुत कुछ दोस्तों। तो मैम को मैं इस मंच पर इनवाइट करना चाहती हूँ। बबीता जी, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्वाति जी, इतना ब्यूटीफुल परिचय के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो मैम, बहुत सारे दर्शक हैं जो नए हैं ध्यान में, जिनको शायद आनापानसती ध्यान के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें ध्यान के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, बेनिफिट्स दे और प्रोसेस बताएं कि ध्यान में कैसे बैठा जाता है। फिर आप हमें ध्यान में बिठाइए और करीब हम 30-40 मिनट तक हम ध्यान करेंगे और बाद में आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। ओवर टू यू मैम। ओके, थैंक यू स्वाति जी। तो सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। तो आज हम आनापानसती ध्यान करने वाले हैं जो भगवान बुद्ध ने हमें दिया था। इस ध्यान को करने के बाद हमें सबको पता है उन्हें जागृति हुई थी। उन्होंने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया था, योग किया, उपवास रखा, शरीर को कस दिया और भी बहुत सारी चीजों को करने के बाद अंत में जब वो अपनी सांसों पे ध्यान दिए तभी उन्हें जागृति हुई थी। और इस ध्यान का नाम उस समय पाली भाषा जो है उस एरिया में काफी बोला जाता था जहाँ पे उनकी जागृति हुई है, गया वैशाली। तो
ये जो आनापाना सती वर्ड है, ये पाली भाषा का है। आना का मतलब है सांसों का आना, पाना का मतलब है सांसों का जाना, और सती मतलब उसके साथ एक हो जाना। तो ध्यान का क्या मतलब है? जब हम कुछ नहीं बोलते तो उसे मौन कहते हैं। जब हम कुछ नहीं खाते उसे व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं। और जब हम कुछ नहीं सोचते उसे हम ध्यान कहते हैं। तो ध्यान का मतलब ही है कुछ नहीं सोचना, थॉट फ्री हो जाना। लेकिन ये विचार तो आते रहते हैं, सोच तो हमेशा आती रहती है। क्या विधि हो सकता है कि इस सोच को रोका जाए और ध्यान में जाया जाए? तो हमारे पितामह ने 40 साल पहले, जो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था, जो लुप्त हो गया था, उसको वापस से हमारे पास लेकर आए और बताया कि जब हम अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, जब हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं, अपने सांसों को देखते हैं, तो ये विचार आना, ये सोच आना बंद हो जाता है। और सोच जैसे बंद हो जाता है, जो ये सोच जैसे बंद हो जाता है, हमारे सिर के ऊपर एक ब्रह्मरंध्र होता है, दसम द्वार होता है, ये खुल जाते हैं। हमारे शरीर में 10 द्वार है, 9 द्वार, 2 आंख का द्वार, 2 नाक का, 1 मुंह, 2 कान, 2 नीचे, और ये दसम द्वार है सिर के ऊपर, जो कहलाता है ब्रह्मरंध्र। ये ब्रह्मरंध्र जैसे ही आपके विचार रुकते हैं, तभी ये दसम द्वार खुलता है। और दसम द्वार खुलने के बाद आपके सिर के ऊपर से, वो द्वार से अंदर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके चारों ओर है, वो अंदर प्रवेश करती है। अब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे चारों ओर हमेशा मौजूद होता है, लेकिन ये अंदर नहीं जाता क्योंकि हम सोच विचार करते हैं। रात में जब हम सोते हैं तो यही ऊर्जा थोड़ी सी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाती है, और थोड़ी सी मात्रा में अंदर जाती है। सुबह हम इतने तरोताजा हो जाते हैं, इतने काम करने लग जाते हैं। बच्चों को भी देखा होगा, रात में होमवर्क नहीं हो रहा होता, याद नहीं हो रहा होता, सुबह उठते ही वो चीजें याद हो जाती है। या हमारे पूर्वज बोलते थे कि सुबह पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि वो जो रेस्ट हम करते हैं, उस रेस्ट में, उस नींद में हम वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अंदर लेते थे, और उसके बाद जो है हम तरोताजा हो जाते थे। हर काम में एफिशिएंसी, हमारी क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ जाती थी। तो ध्यान के समय यही ऊर्जा हम बहुत मात्रा में, जो नींद में इतनी मात्रा में ले रहे हैं, ध्यान में बहुत सारी मात्रा में हम अंदर लेते हैं। एक रीजन उसका पोजीशन भी होता है। ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपर है और हम सोते हैं ऐसे, तो कम मात्रा में अंदर जाता है। बैठने के में हमारा शरीर ऐसे होता है, तो वो ऊर्जा अधिक मात्रा में प्रवेश कर पाती है। एक कारण ये भी है। और जैसे ही हमारे अंदर ये ऊर्जा प्रवेश करती है, हमारे जो नाड़ी मंडल हैं, वो सारे नाड़ी मंडल शुद्ध होने लगते हैं। और शुद्ध होते ही जितनी भी बीमारियां हैं, वो धीरे 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 खत्म हो जाती हैं। और हमारी जो है बहुत सारी शक्तियां, अंदर की इंद्रियां, क्षमता उसकी बढ़ जाती है, सोचने समझने की। अंदर का जो चक्षु है वो खुलने लग जाता है। जो इंद्रियां बाहर है वो हमारी अंदर भी है। जैसे आंख हम बाहर देखते हैं तो अंदर भी देख सकते हैं, लेकिन अभी तक उसको हमने वो ऊर्जा नहीं दिया है अंदर देखने का। तो जब ये ऊर्जा आप लेते हो तो वो सारे इंद्रियां अंदर भी खुलती हैं, अंदर भी आप नाद सुन सकते हो। अंदर सारी इंद्रियां मौजूद है जो इनएक्टिव हो गई हैं, तो ये सब एक्टिव हो जाती हैं।
और ऊर्जा बढ़ने के बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं। हम तो सोचते हैं कि जनरली लोगों को यही मानना है कि जो स्ट्रेस में है, ध्यान करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, उसका जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ध्यान करने से आपकी हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर आपका रिलेशन में प्रॉब्लम है वो अच्छा हो जाता है। क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ गई। अब आप जो बोल रहे हो सामने वाले को वो समझ आएगा। ऊर्जा कम रहने से आप जो बोलते हो वो कुछ और समझते हैं, और जिसकी वजह से कई बार गलतफहमी भी हो जाती है। आपकी ऊर्जा बढ़ने से आप जो बोलोगे सामने वाला मानेगा, सामने वाला समझेगा, रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। आपको भी समझ आएगी सामने वाला की परिस्थिति क्या है, क्यों ऐसा बोल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, आप डिसीजन अच्छा कर पाते हो, आपका फाइनेंस भी अच्छा हो जाता है। और हर एक चीज, जो हेल्प तो मिल ही गई आपको, साथ में आपको रिलेशन मिल गया, आपको आपके पैसे मतलब इकोनॉमी भी अच्छी हो गई, और हर एक प्रॉब्लम जो है इससे आप ठीक हो सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की जो विधि है इसमें 3 ताला लगाना होता है हमें। एक हाथों का ताला, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे। पैरों का ताला, पैर को क्रॉस कर लेंगे। जिन्होंने चश्मा पहना है चश्मे उतार के बैठेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण ताला है वो है आंखों का ताला। ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हाथों का ताला, जो हाथ अगर उंगलियां खोल दें तो उससे हमारा 10% ऊर्जा जो है वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे बंद कर लेते हैं। पैरों से भी 10%, इसलिए पैरों को भी लॉक लगा लेते, क्रॉस कर लेते हैं, या तो आलती पालती मार के, या सोफे पे बैठे हैं पैर क्रॉस करके, या बिस्तर पे बैठे हैं पैर सीधा करके उसको एक पैर पे चढ़ा लें। और जो आंखों से है, अगर बीच में आंखें खोल दें तो जो ऊर्जा हम ले रहे हैं वो 80% बर्बाद कर देते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी ध्यान में बैठें वो आंखें आप ना खोलें। आंखों से आपका वो ऊर्जा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम ध्यान करते हैं। आप लोगों को मन में, कुछ लोगों को एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि शिव जी तो ऐसे बैठे होते हैं, हम ऐसे क्यों हम कर रहे हैं? तो उसके पीछे भी एक विज्ञान है दोस्तों। उसके पीछे का विज्ञान ये है कि शिव जी के पास बहुत ऊर्जा है, वो आदि योगी हैं, वो कब से ध्यान कर रहे हैं, इसलिए वो ऊर्जा हमें देते हैं। लेकिन हमारी ऊर्जा अभी नहीं बढ़ी है, हमें ऊर्जा चाहिए। इसीलिए हम अपने चारों ओर जो है ऊर्जा का क्षेत्र बनाते हैं, ये 3 ताला लगा के। तो आइए हम 3 ताला लगाएं और साथ में सुखासन में बैठें। हमारा एक शरीर मंदिर है, सुख का आसन, शरीर को कष्ट नहीं देना है। भगवान बुद्ध ने शरीर को कष्ट दिया था तो उन्हें जागृति नहीं हुई थी। सुजाता नाम की लेडी ने जब उनको खीर खिलाया, उनके शरीर को पोषण दिया, उसके बाद जागृति हुई। ये क्या शिक्षा दे रही है? ये हमें यही बता रही है कि शरीर को कष्ट नहीं देना है। शरीर को सुख आसन में बिठाएं जहां से आपको आराम मिले। अगर पीठ टेक लगाना चाहते हैं टेक लगा लें। जिन्होंने चश्मे पहने उतार लें, तीनों ताला लगा लें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे, बहुत ही कोमलता से। हो सके तो कमरे की लाइट को धीमा कर लें। म्यूजिक प्ले कर दो। हाँ, मैं करूं? जी आप कर लेते। ठीक है। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे और धीरे से अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। जैसे दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बाद हमें घर के बाहर का पता नहीं चलता,
उसी तरह जैसे ही आंख बंद कर लिया, हमें बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा, हम अपने शरीर के अंदर हैं। बाहर कुछ शोर भी हो रहा है, वो हमें मदद कर रही है अंदर जाने में। बस अपने अंदर जाएं, पहले अपने शरीर को शांत कर लें। यद भावम तद भवति। हम जैसा भाव रखते हैं मित्रों, वैसा ही होता है। तो भाव रखेंगे शांत होने का, शरीर को बोलेंगे शांत हो जाओ। पूरे शरीर को नीचे से ऊपर देखेंगे, और जैसे जैसे आपकी दृष्टि नीचे से ऊपर हो रही है, आपका शरीर शांत हो रहा है। जहां जहां आपकी दृष्टि जा रही है, वो हिस्सा शांत हो गया। आपके शरीर का निचला हिस्सा शांत हो गया है, आपको एहसास नहीं है उसके होने का। धीरे से ऊपर को ले जाएं, पूरा शरीर शांत हो गया। अब अपनी सांसों को शांत कर लें, और आती जाती सांसों को देखें। ध्यान का मतलब है सांसों पे दृष्टि। बार बार सांसों को देखेंगे। आगे का ध्यान हम संगीत से करेंगे। संगीत को सुनते हुए अपना ध्यान जो है अपनी सांसों पे रखना है। आती जाती सांसों को देखते रहना है। स्वाति मैम, ये डिसेबल करना होगा आई थिंक, इसकी स्क्रीन शेयरिंग ना। आपको 1 मिनट, आप अभी कर सकते हैं, देखिए। यस। मैम थोड़ा सा कम कर दीजिए म्यूजिक। ओके। कोई भी आंखें ना खोले मास्टर्स,
बस बार बार अपने सांसों को ऑब्जर्व करें, अपने सांसों के साथ बने रहें। बार बार सांसों के साथ
दृष्टि सांसों पे रखेंगे।
बार बार सांसों को देखेंगे, ना कोई सोच, ना कोई विचार। आखिरी 5 मिनट मास्टर।
कोई भी आंखें ना खोलें। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे, बिना आंखें खोले अपनी दृष्टि को अपने हृदय पे ले जाएं। धरती माता के अंदर जो शांति है उसे महसूस करेंगे। अपने अंदर कृतज्ञता लेकर आएंगे, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता, अपने सांसों के प्रति कृतज्ञता, अपने माता पिता, अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता, प्रकृति माता, विश्व माता, भूमाता के लिए कृतज्ञता। इस कृतज्ञता के भाव के साथ धीरे से अपने पैर की उंगली को हिलाएंगे, हाथों को खोल के आंखों पे रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे मास्टर। खुद के लिए ताली बजाएंगे और इस ध्यान के लिए ताली बजाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत अद्भुत तरीके से आपने बताया। ध्यान के जो मूल बातें हैं, मूल सिद्धांत हैं, छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों करना है, कैसे करना है। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। सो मैम, जैसे बातचीत आज शुरू करेंगे, तो हमारा ये मकसद है कि आप अपने बचपन से अपनी जर्नी बताएं खुल के, जिससे लोग आपको जान पाए कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपके धीरे धीरे आप कैसे बड़े हुए। good things about your childhood, some challenges that you might have experienced, कुछ चुनौतियाँ, कुछ अच्छी बातें। फिर चुनौतियों को बाहर निकालने के लिए, चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए, क्या हेल्प किया, कुछ अच्छी लाइफ की सुझाव या टिप्स, कॉमन पीपल। फिर मेडिटेशन में आप कैसे आए, सब कुछ मैम। ओवर टू यू मैम। ओके, तो स्वाति जी, ऐसा है कि मेरा जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरा जन्म जो है बोकारो में हुआ था। मेरे पेरेंट्स वहाँ, मेरे पापा बेसिकली वहाँ पे जॉब करते थे। तो और हम 4 भाई बहन थे और ऐसे हंसते खेलते बचपन बीता है। बचपन में कोई चैलेंजेस नहीं थे और मेरा स्पिरिचुअल भी इतना ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, बीच बीच में मैं कुछ कुछ ट्राई करा था, जैसे कि मैंने, पापा मेरे गायत्री जी समाज में ज्यादा उनका था, गायत्री जी को मानना और हवन वगैरह में करना। तो उसको ट्राई करने के लिए मैं भी बीच बीच में करती थी, लेकिन मेरा कभी ऐसा बहुत ज्यादा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और वो मेरा टीनेजर समय था। जैसे टीनेजर में होता है, जब तक आपको प्रूफ नहीं मिल रहा होता तो आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको लगता है ऐसे ही कुछ है। फिर मैंने छोड़ दिया उसे थोड़े दिन करके, मुश्किल से 10 दिन 15 दिन किया होगा कि हाँ करके देखूं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कुछ भी, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे व्रत वगैरह का भी इतना नहीं था, मैं व्रत भी नहीं कर पाती थी। मेरी सिस्टर जैसे मदर
शिवरात्रि का व्रत वगैरह करते थे, लेकिन मेरे बचपन से ही ऐसा था कि मैं नहीं कर पाती थी। अगर मैंने रखा भी तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, तो मुझे कोई करने भी नहीं देते थे। बट शादी के बाद जो है, मैंने ग्रेजुएशन किया वहां से ही, झारखंड से ही किया। बेसिकली मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, जूलॉजी ऑनर्स मैंने किया था ग्रेजुएशन। उसके बाद शादी हो गई, ग्रेजुएशन के बाद ही मेरी शादी के बाद आगे की मैंने पढ़ाई करी यहाँ पे फरीदाबाद आके, मैंने मास्टर्स किया। बीएड जब मैं कर रही थी तब भी मुझे मतलब टीचिंग जॉब में आना था, क्योंकि शादी के बाद ही मुझे मेरा बेटा आ गया। तो बच्चे के साथ साथ सबने यही सजेस्ट किया था मुझे कि टीचिंग जॉब जो होती है कि बेस्ट होता है कि आप अपने बच्चे को भी देख सकते हो और अपने घर को भी देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं टीचिंग की तरफ मैं झुक गई। और उसके बाद फिर टीचिंग के लिए मैंने जब बीएड किया तब मुझे एहसास हुआ, साइकोलॉजी से मेरे को उस समय परिचय हुआ। ऑल्दो मैंने जूलॉजी में कर रखा था मास्टर्स, लेकिन फिर जाके साइकोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट आया और उसके बाद फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ा। और मेरी जर्नी फिर एज अ साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट हो गई। और साथ में मेरी वही है कि जब आप शादी से पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, शादी के बाद एकदम से अकेले हो गए, मतलब हस्बैंड के साथ थी, लेकिन जो चैलेंजेस आते थे, लाइफ स्किल जो था वो हमारे अंदर नहीं था। तो किसी भी प्रॉब्लम में मैं एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रही थी कि कुछ तो हो जो मुझे अंदर से शक्ति दे। और पेरेंट्स को बता नहीं सकती थी, अगर पेरेंट्स को बताऊंगी तो वो हिल जाएंगे, वो डर जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। वो झारखंड में है, मैं यहाँ पे फरीदाबाद में हूँ, हरियाणा में हूँ, कैसे हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैंने और मतलब अपनी दीदी की भी कभी, मतलब मेरी दीदी थी, उनकी मैरिज लाइफ में कुछ कुछ जो डिसहार्मनी थी वो डिस्कस करती थी, तो वो कहीं ना कहीं मैंने फील किया था कि उससे पेरेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस चीज को देख के मैंने वो फैसला लिया था कि मुझे नहीं डिस्कस करना है। तो मैं एक सपोर्ट सिस्टम, कुछ पावर ढूंढ रही थी। तो मैं फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं एक स्कूल को ज्वाइन किया था, वहां पे सिख जो थे वो, उनका स्कूल था, तो वो वहां के जो थे सुखमनी पाठ करना, ये करना, कीर्तन करना, वहां ऐसा उनका सिस्टम था। तो मैं वहां अट्रैक्ट हुई, तो मैं भी उनके साथ वो सब सीख गई, वो सब करने लगी। फिर अचानक जो है वहां से मेरे को और थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी चेंज हुआ। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि तुम ये करो, दुर्गा सप्तशती करो, ये करो, वो स्टार्ट किया। वो अंदर की स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए कि कोई तो हो जो मुझे सहारा दे, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह ऑफिस जाते थे, शाम में आते थे। और वो भी इतने कम एज के थे कि उस समय जो एज होती है, इतने अनमेच्योर होते हैं कि चीजों से परेशान हो जाते हैं, और लेडीज के अंदर क्या बीत रहा है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई शाम को आ रहा है और अपना दुखड़ा लेके बैठ जाऊं। तो इसलिए मैं अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए दूसरी चीजें और मोडालिटीज ट्राई करने लगी। फिर उसी दौरान मुझे फिर बुद्धिज्म का पता चला। मैं जब एज ए साइकोलॉजी दिल्ली के क्लिनिक में थी, तो वहां पे मेरी जो बॉस थी वो बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करती थी। वो एक जापानीज बुद्धिज्म था, नम्म्यो रेंगेक्यो की चैंटिंग होती थी उसमें। तो उन्होंने मुझे वो बताया कि ये करो और उसके बाद तुम्हें अंदर से वो करेज आएगा, तुम्हारी सिचुएशन जो भी है तुम हैंडल कर पाओगे। फिर मैंने ऐसे ही किया और लिटरली मेरी लाइफ स्मूथ हो गई थी, मेरे अंदर करेज आ गया था, मैं हर सिचुएशन को डील कर पाती थी। इवन रिलेशनशिप इशू भी मेरे पास आए तो उस प्रैक्टिस की वजह से जो मुझे स्ट्रेंथ मिली उसे बड़ा पॉजिटिवली मैंने हैंडल किया। मेरे बॉस के साथ भी रिलेशन जो थे बहुत ही बीच में बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे। स्टार्ट जब मैंने किया था बहुत ही अच्छा था, लेकिन बीच में इतना ज्यादा खराब हो गया था कि मुझे ऐसे लगता था क्या है, बॉस के साथ भी मेरा कार्मिक है क्या।
तो वो जो प्रैक्टिस की वजह से मुझे, जैसे बुद्धिज्म में भी टीचिंग्स थी कुछ, मतलब उसमें बेसिकली आपके वैल्यू सिस्टम थे जो कि आपको अपने ऊपर प्रैक्टिस करना होता था, कि दूसरे की जजमेंट मत करो, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है उसके लिए चैंट करो, तुम्हारा कार्मिक है तभी तो तुम्हें ही परेशान कर रहा है, ऐसी की चीजें थी उसमें। और मैंने वैसे ही करती रही, तो वो भी मैंने ओवरकम कर लिया, और मेरी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी वो वाली। बट कहते हैं जैसे पत्री सर की, जब आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, आप कॉलेज में प्रवेश करते हो, ऐसा हुआ मेरे साथ। इवन इवन जो वो जापानीज बुद्धिज्म थी ना, वो वहाँ गुरु जो थे दाइसाकु इकेदा, वो जापान में रहते हैं। तो उनसे मिलने के लिए मैंने डिसीजन लिया, अपने बेटे को भी छोड़ के मैं जापान तक चली गई कि मैं उनसे मिलूंगी। वाओ, माय गॉड। और लेकिन वहां पे भी मुझे शायद मेरे गुरु जो थे इस लाइफ में, पत्री सर को मैंने चूज किया हुआ था। तो वो जो मैंने पहला गुरु बनाया था दाइसाकु इकेदा जी को, तो वो मैं मिल नहीं पाई उनसे, वो उनकी जो हेल्थ इश्यूज की वजह से वो लोगों से नहीं मिलते हैं, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो प्रैक्टिस होती है, तो मैं मिल नहीं पाई। लेकिन वापस आई तो बहुत सब कुछ स्मूथ चल रहा था। बट लॉकडाउन में मेरे को अंदर से आने लगा, मुझे एक गुरु चाहिए। ऑल्दो मैं रोज चैंट कर रही हूँ, उस गुरु से बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक गुरु की चाहत जाग गई मेरे अंदर कि मुझे एक गुरु चाहिए। और तभी मेरी एक किसी फ्रेंड ने क्या किया, मुझे पत्री सर का जूम सेशन था, जो यहाँ पे दिल्ली में एक रेकी मास्टर हैं आर के शर्मा सर, उनके जूम सेशन में पत्री सर लॉकडाउन में आए थे फरवरी में। ओ, तो वो सेशन के जो लिंक था वो मेरी फ्रेंड ने शेयर किया, और मैंने उसको अटेंड किया। और उसके बाद तो अंदर से मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी शांति लगी, मैं समझ गई यही मेरे गुरु, मैंने चाहत किया और ये मेरे सामने आ गए। और ये कहते भी है ना, जब एक डिसाइपल तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो शायद वही समय था लॉकडाउन का। फिर धीरे धीरे मैं इस पीएसएसएम फैमिली में आ गई, ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में 40 दिन का संकल्प किया, फिर धीरे 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 मुझे जेटीटीपी का प्लेटफॉर्म मिला। वो भी अद्भुत था मेरे लिए, कि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था, अपने आप क्या हो रहा था, मैं चैंटिंग छोड़ दी, और मुझे कोई प्रॉब्लम होती मैं आकाश की तरफ देखती रहती। क्यों हो रहा था वो मैं आज तक नहीं डिफाइन कर पाई हूँ अपने आप को, लेकिन मैं आकाश की तरफ देखती रहती, और अंदर से ही कुछ हो रहा था, कॉन्वर्सेशन चल रहा था ऊपर देखते हुए। और तभी मेरी उसी फ्रेंड ने एक और वीडियो भेजा था मुझे, मैं कहाँ अटक रही हूँ। तो वो वीडियो जो था दीप्ति मैम का था। तो दीप्ति मैम की वीडियो देखकर, उसके बाद आप एक वीडियो यूट्यूब में देखते हो तो एक के बाद एक बहुत सारे वीडियो आने लगते हैं। तो दूसरा वीडियो आ गया उन्हीं का, आनापाना सती ध्यान का। अब वो अंदर से जो मेरी ईगो थी, कि क्योंकि जब आप हमारी साइकोलॉजी में ना मेडिटेशन सिखाते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, लोगों को रिलैक्स करने के लिए बीच बीच में हम थेरेपीज में यूज करते हैं। तो मेरे अंदर वो भी था कि मुझे तो आता है मेडिटेशन, मुझे क्यों सीखना। लेकिन उनकी वीडियो देख के मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से आया मुझे इस लेडी से सीखना है। और मैंने उनको वहां से यूट्यूब में ढूंढा, फोन नंबर नहीं मिला, तो मुझे मेल आईडी मिल गया, मेल करा मैंने कि मुझे आपसे मेडिटेशन सीखना है। तो वहां से मुझे बस एक नंबर आ गया उनके हस्बैंड का, राम सर का। फिर राम सर ने धीरे धीरे मुझे गाइड करना शुरू किया, 1 to 1 फोन पे मुझे इतना इनकरेज करते थे, और बोलते थे आप ऐसे ऐसे कीजिए, जेटीटीपी आने वाला है, फिर ज्वाइन कीजिएगा। तो फिर उसके थोड़े दिन बाद ही जेटीटीपी आ गया। और उस टाइम पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेकेंड वेव आया हुआ था कोरोना का। कोई भी बचा नहीं था, हर एक फैमिली में ऑलमोस्ट जो है ना, कुछ ना कुछ किसी के, मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन में ही किसी ना किसी की उस समय डेथ हुई थी।
हमारी फैमिली में भी ऐसा ही हुआ था। हमारी फैमिली में एक ही घर से दो डेथ हुई थी। उसी टाइम पे मुझे भी हो गया था कोरोना, मेरी पूरी फैमिली को, यहाँ फरीदाबाद में। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे वो बहुत डर गए कि पता नहीं अभी ये केस को संभलते संभलते ये केस चला गया है, क्योंकि कोरोना की प्रॉपर रिसर्च तो खैर अभी तक नहीं है। तो डॉक्टर भी बस जो चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी पे ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो फैमिली डॉक्टर वो बहुत घबरा गए थे कि ठीक होके कोई दो लाइफ चली गई उनके आगे से। तो वो मेरे लिए बहुत कंसर्न हो गए कि पता नहीं इसकी हालत ऐसे खराब हो रही है। लेकिन साथ में मैंने जेटीटीपी नहीं छोड़ा, मैं कंटिन्यू करती रही, स्टार्ट किया फिर भी कोरोना में। तो अब फिर उसके बाद मैं एक हफ्ते के बाद मेरा फीवर उतर नहीं रहा था, बहुत मुझे मतलब फीवर रहा 5 दिन तक। तो वो डर के मारे मुझे सजेस्ट किया उन्होंने कि इसका एक बार सीटी स्कैन करा लो। तो मैंने सीटी स्कैन कराया, तो मेरे सीटी स्कैन में कुछ भी इन्फेक्शन नहीं आया। इतना हाई फीवर होने की वजह से कुछ भी नहीं था। तो उनके मुंह से सबसे पहले निकला, क्या ये मेडिटेशन करती है? तो फिर उसके बाद मैं समझ गई थी ये मेडिटेशन का कमाल है। तो वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला कि मेडिटेशन क्या कर सकती है। तो यस, मेरा पहला एक्सपीरियंस यही था कि मुझे जो है बीमारियों से मुक्ति मिली। कोरोना मुझे बिल्कुल कुछ खराब नहीं कर पाया, मेरी हेल्थ को, मेरे लंग्स को। साथ में मुझे बहुत ही ज्यादा हार्मोनल इशू थे। मैं करीब 4 साल से हार्मोन की वजह से जूझ रही थी। अपने फरीदाबाद में हर एक गायनी के पास चली गई थी और सबने बस यही था कि बस यूट्रस को निकालना होगा। और उस समय एज भी मेरी इतनी कम थी कि वो डॉक्टर भी घबराते थे कि इस एज में अगर यूट्रस निकालते हैं तो बॉडी को अर्ली सेटलमेंट करना पड़ता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह इसके यूट्रस को सेव किया जाए। तो उस चक्कर में मैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही चल रहा था। लेकिन ये मेडिटेशन के बाद जो है, मैं जो मेडिसिन ले रही थी हार्मोन्स के, वो भी मेरे बंद हो गए। सारी मेडिसिन बंद हो गई उस दिन के बाद से। अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही। फिर जब मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मैं यहाँ रहती हूँ, हमेशा एक पेरेंट्स के लिए कंसर्न रहता था, चिंता रहती थी। और जब यहाँ पे आई तो समझ में आने लगा कि मेडिटेशन से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो अपने पेरेंट्स को बोला आप प्लीज ये मेडिटेशन कीजिए। अपनी छोटी सिस्टर को बोला, उसके फैमिली में भी कुछ कुछ डिसहार्मनी चल रही थी। तो मैं यहाँ से मदद नहीं कर पाती थी, तो मैं हमेशा एंजाइटी में रहती थी। जैसे उनके फोन आते थे मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन ये जब मेडिटेशन आया, उनको मैंने मेडिटेशन बोला आप ये वाला जेटीटीपी, नेक्स्ट जेटीटीपी 13 ज्वाइन कीजिए। तो उन लोगों ने ज्वाइन किया। और मेरे पेरेंट्स नॉन वेजिटेरियन, तो उनको तो मैंने बोला लेकिन आप प्लीज ये कीजिएगा, तो 40 डेज नहीं खाइएगा। तो मेरी बातों को वो लोग बहुत मानते हैं। तो उन्होंने मेरी बात मान ली, बोलते हुए कि कैसे ठीक है हम बाद में ले लेंगे, क्योंकि उन लोगों का एक मिथ था कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाती है। और ये मिथ जो है, मेडिटेशन करने के बाद जब वो 1 महीने मेडिटेशन कंटिन्यू 40 डेज किए, तो ये मिथ से वो निकल पाए। उसके बाद उनके भी जो नॉनवेज फूड थे बिल्कुल छूट गए, गार्लिक छूट गया। और और तो और उन लोगों ये वाह। ये भी एक मिथ था उनका कि मल्टीविटामिन लेना पड़ता था मम्मी पापा को। हर मंथ में एटलीस्ट 10 मल्टीविटामिन ले रहे हैं। लेकिन वो सारी चीजें भी बंद हो गई। कोई नॉनवेज छोड़ने के बाद उल्टा मल्टीविटामिन भी छूट गए, जो एक मिथ उनके अंदर भरा हुआ था कि नॉनवेज से ताकत मिलती है। और यहाँ तो उल्टा हुआ, आपके मल्टीविटामिन भी छूट गए, आपको ताकत, आपको सीधा आपको मेडिटेशन से ही सारी ऊर्जा मिल रही है। वाह। और
मम्मी के भी उस समय नी की बहुत ज्यादा घुटने का प्रॉब्लम था, शायद मेडिटेशन नहीं होता उनकी लाइफ में तो आज डॉक्टर घुटने ही बदल देते हैं, जो होता है नी रिप्लेसमेंट। लेकिन बिकॉज ऑफ मेडिटेशन वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, सीढ़ियां भी ऊपर नीचे करते हैं। और हाँ, तो हमारी फैमिली को सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट हमने महसूस किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। तो बेटे के साथ क्या होता था, आफ्टर ये लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर पे होते हैं तो आपके सामने लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। तो घर में हमेशा जो है ना एक टेंस एनवायरनमेंट होता था कि हस्बैंड आए और जैसे एंटर करे उसकी पढ़ाई को लेकर कंसर्न करे और उसकी चीजों को लेकर कंसर्न करे। वो मैं ना, मेरी ऊर्जा इतनी नहीं थी, मैं चीजों को समझते हुए कि एक एडोलसेंट एज में भी उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि मस्त है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और मेरे पास बहुत सारे केसेस भी आए थे इस कोरोना के टाइम में, ब्राइट ब्राइट बच्चों का जो ब्रेकडाउन हुआ था, उससे पेरेंट्स कितने परेशान थे। जो बचपन में उनके ब्रेकडाउन हुए थे, बचपन में आप शॉर्टकट लेते हो, बच्चे को थप्पड़ लगा देते हो, बच्चे को डांट लगा देते हो, उस समय तो आपको शॉर्टकट मिल जाता है, बच्चा चुपचाप डर के पढ़ने बैठ जाता है, लेकिन आपको पता नहीं कि बाद में वो बच्चे पे क्या असर करती है। तो ये सारी चीजें मैं समझते हुए भी वो घर में देख रही थी कि बार बार जब भी हो रहा है, एक टेंस एनवायरनमेंट हो रहा है, लेकिन मैं उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाती थी। जहां पे मेरे बेटे को टाइम देने की जरूरत होती थी, वहां पे मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है वो समझाने में लगी रहती थी। बट मेडिटेशन से मेरी ऊर्जा बढ़ी, मेरे घर की ऊर्जा बढ़ी, मेरे हस्बैंड भी मेडिटेशन में आए, वो चीजों को समझने लगे कि बच्चे हमारे थ्रू आए हैं, वी आर नॉट ऑनर ऑफ आवर चाइल्ड। वो समझ में आए हम मालिक नहीं हैं, वो एक सोल है, उसकी एक जर्नी है, उसके डिसीजन को वो रिस्पेक्ट करने लगे। कभी कभी हिलते थे, लेकिन मेडिटेशन ने संभाला। वो ऊर्जा बढ़ने की वजह से हमारे घर की हार्मनी बढ़ गई। और उसके डिसीजन पे भी जो है, बच्चा क्या डिसीजन ले रहा है उसके साथ हम खड़े रह पाए, हम घबराए नहीं। वाओ, बहुत ही, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि आपका पेरेंटिंग जो स्टाइल है उसमें सेंसिटिविटी आई और आपके बच्चे को आप एज अ सोल देखने लगे। ये बहुत ही अद्भुत बात है। यस स्वाति मैम, घर में तो बहुत बहुत मैंने वो फर्क देखा इसमें, ऊर्जा से, मेडिटेशन से। जी। हाँ, बच्चे को भी बात समझ में आती थी। वो कहीं ना कहीं मुझे बोलता था कि मैं आपसे तो काउंसलिंग नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन कॉलेज में जाऊंगा तो काउंसलिंग जरूर कराऊंगा। तो मुझे बहुत पिंच होता था कि क्यों नहीं, मतलब इस बात को लेके नहीं होता था कि मुझसे नहीं कराएगा, लेकिन मुझे पिंच होता था ऐसी क्या चीजें इसके अंदर दबी हुई है जो अपने आप को वो फील कर रहा है कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। तो बट धीरे 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 जो है बहुत सारी चीजें उसकी जो है किसी मैम, से मिलने की जरूरत है, तो मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस आया, मेरा वो पेन खत्म हुआ। हाँ, वो और उसके डिस्कनेक्ट हो गया था मैम कि आपने बोला ना कि पिंच हो रहा था, आपका बच्चा आपसे ओके, बात नहीं बता रहा था कि क्यों उसको मतलब काउंसलिंग की क्यों जरूरत है, तो उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा सुन नहीं हाँ, पाई। बाद में फिर मुझे एक्सेप्टेंस आया कि कम से कम उसे इतनी अवेयरनेस तो है कि उसे जरूरत है किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना। तो वो एक्सेप्टेंस की वजह से जो है मेरे को उल्टा, मेरा जो अंदर का पेन था वो खुशी में बदल गया कि हाँ, उस मेरे बच्चे को अवेयरनेस है। वाओ, वाओ। तो यहाँ पे मैम मैं ये समझ रही हूँ कि इफ आई समराइज, और मैंने आपसे आपकी जर्नी से ये सीखा
कि शादी से पहले एवरीथिंग वाज गुड, शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आती है, और एक पत्नी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, और जो आप काम करने जाते हो वहाँ पे आपकी एज अ प्रोफेशनल, तो ये सारी चीजें हैंडल करने में कहीं ना कहीं आप एक अंदर की सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा रास्ता जो आपकी अंतर को आपको अंदर से शक्ति दे, ऐसा चीज आप ढूंढ रहे थे। और कहीं न कहीं आप ऐसे नए-नए रास्तों को खोज रहे थे, तो आपको मंत्रा चैंटिंग के बारे में, अलग-अलग जप करने के जो विधि-विधान हैं, गायत्री मंत्र बोलो या फिर अलग मंत्रों के द्वारा पता चला कि ऑफ़िस के जो आपके बॉस के द्वारा जापानीज़ का जो बुद्धिज़्म वाला मंत्रा चैंटिंग टेक्निक पता चला, और कहीं न कहीं आप उससे खुश भी थे, और उससे आपको फ़र्क भी पड़ा, मन शांत हुआ, आपको हिम्मत मिली, तो वो खुश थे। और जब आप जापान जाके आप वो गुरु से नहीं मिल पाए, और उसके बाद आपको एक नई अंदर से एक पुकार, या बोलो कि ज़रूरत महसूस होने लगी कि एक गुरु अगर हो, तो उनके मार्गदर्शन में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो तब आपके मित्र के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा आपको पत्री जी का ज़ूम लिंक मिला, एंड उसी मोमेंट आप बहुत ज़्यादा खुश हुए और ध्यान में आप आए। लॉकडाउन के दौरान, आप कोविड के दौरान जब पहला फ़ायदा, जब आनापानसती ध्यान सीखा, प्रैक्टिस किया, दीप्ति मैम के सहयोग से जेटीटीपी में, तो आपका कोविड से आपका बचाव में मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया। आप बहुत सक्सेसफुली मतलब उस बीमारी से जो भी थोड़ा बहुत आपको हुआ था, उससे आप बाहर आ पाए, आपके डॉक्टर ने भी आपको एक्नॉलेज किया। इसके बाद आपको दूसरा हेल्थ बेनिफिट हुआ, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता था आपको, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो सीधा-सीधा दिख रहा है कि ध्यान से आप कोरोना से भी बच पाए, और जो आपकी पुरानी बीमारी थी हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो उसमें भी आपको बहुत ही राहत और आराम मिला, और उससे भी आप बाहर आ पाए। साथ-साथ में आपके मम्मी-पापा को एंड सिस्टर को, उनको भी ध्यान के बारे में पता चला, जेटीटीपी किया तो उनको भी हेल्थ बेनिफिट हुआ, वो शाकाहारी बने, जो बहुत ही अद्भुत एक परिवर्तन विदिन 40 डेज़ में आया। तो यू आर वेरी, वेरी हैप्पी विद दिस कि आपका खुद का स्वास्थ्य, अपने परिवार का स्वास्थ्य ध्यान के वजह से आया, और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड हैप्पी रहने लगे। तो ये तो हुआ हेल्थ साइड। जो दूसरा आप एंगल बता रहे हो, जिसको मैं समझ रही हूँ कि आपके फैमिली में जो एक आपका जो बेटा है, उनके साथ जो जो भी एक पेरेंटिंग लेवल पे आप अवेयर थे कि जो एज अ एडल्ट वो चैलेंजेस फेस कर रहा था, तो आप अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा समय, मतलब कहीं न कहीं एक चैलेंज, एक समय ही नहीं बिता पा रहे थे अपने बच्चे के साथ उसको गाइड करने में, जितना मैं समझी हूँ। और वो एक समय में भी आपके हस्बैंड खुश नहीं थे आपके बच्चे के जो भी पढ़ाई या जो भी चीज़ों से। तो आप अपने बच्चे को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना चाह रहे थे, और मे बी आपके हस्बैंड का एक डिफरेंट थोड़ा-सा अप्रोच था, तो आप वरी थे कि अगर मेरे बच्चे के साथ भी हार्श बिहेवियर होगा, तो उसके मेंटल हेल्थ पे या बाद में इम्पैक्ट आ सकता है। सो यू कन्विंस्ड योर हस्बैंड कि आप, हमारा बेटा हमारा नहीं है, वो हमारे द्वारा आया है बट हमारा नहीं है, हम मालिक नहीं हैं, हम उनके सपोर्ट गाइड हैं, और वो एक सोल है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और ये बात से वो भी कन्विंस हुए, आपकी ध्यान से ऊर्जा बढ़ी, तो आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। तो ये देख पा रही हूँ कि एज़ अ मदर आप बहुत अवेयर थे, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, और उसका प्रभाव आपके बच्चे पे गलत ना पड़े, तो आपने अपने हस्बैंड को सही तरीके से गाइड किया। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में। मैं खुद देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट जितनी मैंने किताबें पढ़ी है,
उसमें सबसे मूल बात यहीं पे आती है, पेरेंटिंग। आज जितने भी लोग दुखी हैं या बुरा, मतलब अच्छे, मतलब बहुत हायर पोजीशन में जाने के बाद भी उनके अंदर जो घाव रहता है, बचपन के घाव, और उसी के वजह से उनका स्वभाव बहुत ही गुस्सा, इरिटेशन, शक और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब का मूल बात माँ बाप के साथ अच्छा रिश्ता ना होना बचपन में, यही एक मूल बात है। और इस बात को आप रिकॉग्नाइज करके उनको बहुत अच्छा एक सोल फैमिली की तरह उनको आपने ट्रीट किया है। बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए, दर्शकों के लिए, कि कितना मेडिटेशन से हम अपने बच्चों को एक सही माहौल दे पाना, एंड एक प्रेशर वाला, टेंशन वाला माहौल ना दे के अच्छा एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशन रखना, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया मैम। तो आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू दैट आप कितने सेंसिटिव हैं ये छोटी 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 चीजों से, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर connected with PSSM family, and we would love to talk to you many more things, क्योंकि ये बहुत ही important topic है जिसमें आपकी रिसर्च, आपकी लर्निंग्स, मेडिटेशन से जुड़ने से बदलाव, हम और भी बहुत कुछ सीखना चाहेंगे आपसे। और मैम आपने स्वयं लाभ लिया, उसके बाद आगे कैसे आपको विचार आया कि इसको मैं और प्रचार करूं, लोगों को बताऊं, उसके बारे में मैम बताएं। स्वाति जी, थैंक यू, आपने बहुत ही परफेक्टली समराइज किया मेरी सारी टॉक को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और नो डाउट कि जब मेडिटेशन से मैं अपनी थोड़ी जर्नी के बाद आपका ये आंसर करती हूँ, मैं साथ में प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखी स्वाति जी। मुझे भी एंजाइटी होती थी, जैसे फ्यूचर का सोचने लगती थी। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ बच्चे का ही सोचती थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील भी होता था कई बार कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को लेके वो राइट हैं, ऐसे नहीं पढ़ेगा तो फ्यूचर क्या होगा, ऐसे करके मुझे भी एंजाइटी होती थी। बट मेडिटेशन ने मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाया। मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह पाई और उस क्षण को सेलिब्रेट कर पाई अपने बेटे के साथ। वो मोमेंट, वो उसका बहुत क्रूशियल टाइम था, क्लास 12 था, और उस टाइम को बिकॉज ऑफ मेडिटेशन मैं सेलिब्रेट कर पाई अपने बेटे को जाके। मेरे से मतलब जिस तरह से एक मदर को लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि हर बच्चा क्या होता है आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करता है या बाहर चला जाता है, बच्चा कॉलेज में चला जाता है या हॉस्टल में चला जाता है, तो फिर उसके बाद बच्चे की अपनी लाइफ होती है। जब आप वापस आता है तो फिर बच्चा एडल्ट ही होता है, फिर शादी उसकी और अपनी लाइफ। ये जो टाइम होता है वो आप उसके साथ स्पेंड नहीं कर पाते हो वो क्वालिटी के। मैं उस एंजाइटी में थी, वो टाइम वेस्ट कर देती, लेकिन बिकॉज ऑफ मेडिटेशन मेरी एंजाइटी चली गई। मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगी, वो सेलिब्रेशन के साथ रही उसकी। बस उसने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके भी क्लास 12th में 97 ही गॉट 97%। ओह वाओ। हाँ, अगर मैं उस मोमेंट को नहीं समझ पाती, मेरे पास मेडिटेशन नहीं होता, तो वो क्षण मैं खराब कर देती और शायद उसके मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आते। ये हुआ मेरे साथ। और आज वो हॉस्टल चला गया है, तो आज मैं उसको मिस करती हूँ। तो एटलीस्ट मैं वो अपने आप को शाबाशी देती हूँ कि वो टाइम मैंने उसके साथ बहुत अच्छा बिताया, बहुत वाइजली बिताया। वो कहाँ से आया वो सारे ज्ञान? बिकॉज ऑफ मेडिटेशन में प्रेजेंट मोमेंट में रह पाई। तो वो जो प्रेजेंट नाम है, मुझे वो प्रेजेंट मोमेंट में रियली वो गिफ्ट मिले, जो एक माँ का होता है। एक माँ क्या चाहती है कि बच्चे के साथ प्रीसियस मोमेंट स्पेंड कर पाए, तो वो मैं कर पाई बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। और साथ में स्वाध्याय के लिए मैं बताऊंगी, स्वाध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे को साथ में मेरे को ये समझ में आ गया था JTTP के दौरान 33% मेडिटेशन तो 33% स्वाध्याय एंड 33% सज्जन सांगत्य, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो अगर कुर्सी के जो हैं 4 पिलर हैं, अगर हम एक तोड़ दें 3 रखें तो वो टिकेगा नहीं। उस बात को समझते हुए मैं समझ गई कि ये जो है इसके भी 3 पिलर हैं, मेडिटेशन,
3 पिलर क्या, मैं समझ गई थी 4 पिलर हैं, मेडिटेशन, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और सेवा। ये 4 चीजें मुझे समझ आ गई थी जीटीटीपी में। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। जब स्वाध्याय किया, मेरे अंदर के ब्लॉकेजेस खुले। बहुत एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। बहुत ही नई थी मेडिटेशन में, स्वाध्याय किया द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथा अमृत, जो परमहंस योगानंदा जी की है। उससे मुझे समझ में आया, उस एक चैप्टर में स्टोरी था, मच्छर के बारे में बता रखे थे कि मच्छर को मुकुंद मारने वाले थे योगानंदा जी, उनके गुरु ने रोका था उनको, तुम लगभग उसे मारने वाले थे, और बहुत जोर का उसने डांट लगाया था। और वहां से मुझे और समझ में आया था कि आप इंटेंशन से भी, राइट इंटेंशन से भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ना कि मार के। और जीव के साथ जो है प्यार ही रखना है। उस समय मेरे घर में बहुत मच्छर आते थे, इतने मच्छर आते थे कि मैं ध्यान करने बैठती थी, पूरे मच्छर से भर जाती थी, कभी इधर मार रही हूँ, कभी इधर मार रही हूँ। उस स्वाध्याय से मुझे जब ज्ञान आया और मैंने इंटेंशन रखा, आज का दिन है वो अब भी मेरे घर में मच्छर बिल्कुल नहीं आते। एक दो आ भी जाते हैं तो काटते ही नहीं है, उसको बस प्यार चाहिए होता है। उसको हाय हेलो बोल देती हूँ कि ठीक है, किसी कोने में रहना और बाहर निकल जाना। बिल्कुल परेशान नहीं करते। तो ये इंटेंशन से हो पाया। जो पेस्ट है, चींटियां का आना और अदर चीजों का, मकड़ी का आना, मैं पेस्टिसाइड यूज नहीं करती हूँ, बस इंटेंशन रखती हूँ और उनसे बातें करती रहती हूँ, वो अपने आप धीरे 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 चले जाते हैं। तो ये स्वाध्याय से मैंने सीखा। स्वाध्याय ये तो था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इससे और एक चीज मैंने सीखा, उसमें ये बताए थे कि मुकुंद जो थे ना, हर एक गुरु से जैसे पता चलता था ये योगी हैं, ये योगी हैं, हर एक योगी से मिलने जाते थे और सबके बारे में उन्होंने एक एक चैप्टर लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट योगी के बारे में। तो वो मेरा पता नहीं कौन सा अंदर का ब्लॉकेज क्लियर करा हुआ है उस बुक ने। मैं किसी के बारे में सुनती हूँ, यहाँ प्रोग्राम में, वहां प्रोग्राम में, मेरे अंदर से आता है कि मुझे जाना है और मैं पहुंच जाती हूँ। तो मेरे अंदर सेकेंड थॉट आता ही नहीं मुझे कि मैं अभी कैसे जाऊंगी, क्या होगा, अभी एग्जाम है या फिर अभी लॉकडाउन है या अभी ये है। मेरे अंदर कोई भी थॉट नहीं आते। मेरे को सीधा एक अंदर से संकल्प आता है, मुझे जाना है, और मैं पहुंच जाती हूँ। पत्री सर ने महाकुंभ का जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, 18 नवंबर की बात है, वो पत्री सर 9 अगस्त को आए थे, 21 की बात है, 2021 में, यस 2021 9 अगस्त को दिल्ली आए थे। तो वहां के दिल्ली के प्रोग्राम में मैं भी गई थी। वो पहला फिजिकल मीट था पत्री सर के साथ मेरा। पत्री सर ने इनवाइट किया कि इस साल 18 नवंबर को हम 3 दिन का प्रोग्राम करेंगे, 18, 19, 21 ऋषिकेश में। मेरे को वहीं पे आ गया, मुझे आना है। और जबकि मुझे पता था अंदर से कि मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर इन लॉ की, कजन ब्रदर इन लॉ की मैरिज है, लेकिन मेरे अंदर से कुछ भी, मेरे को सेकंड थर्ड फोर्थ थॉट बिल्कुल नहीं आए। मेरे अंदर से मुझे आना है, उसके बाद तो मेरे अंदर कोई थॉट ही नहीं आया। घर में भी आई, हस्बैंड को बोली मुझे तो जाना है। और ऐसा हुआ, शादी की डेट बढ़ गई। 21 तक का प्रोग्राम था, शादी की डेट 26 हो गई। और ये मैरिज भागलपुर में थी, मतलब आसपास भी नहीं थी कि आप 21 के बाद फटाफट अटेंड कर सकते हो। 26, तो वो शादी 21 की थी, वो बढ़ के 26 हो गई। तो ये होता है जब आप संकल्प, तो ये सारी मैं फील कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ स्वाध्याय। स्वाध्याय की वजह से ये अंदर के आपके ज्ञान खुल जाते, ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। एक बुक और मैंने पढ़ी, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, जो पत्री सर कहते हैं बाइबल ऑफ PSSM, 1000 सीड्स ऑफ जॉय एंड सीतायन। 1000 सीड्स ऑफ जॉय जब मैंने पढ़ा
तब मुझे पता चला कि हम ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं, हम मैच्योर हो चुके हैं दुख को काट के, और ये लाइफ हम सिर्फ सेलिब्रेट करने आए हैं, सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। तो वो तो मेरे अंदर का जो था रहा सहा एंजाइटी, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद तो मेरी काउंसलिंग भी ऐसे ऐसे ही निखर गई, मैं लोगों को बता पाती थी, अब बस तुम सेलिब्रेट करने आए हो, ये सब भूल जाओ। तो तो बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सभी को यही मैसेज दूंगी कि ध्यान आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अंदर ध्यान कई जन्मों के आपके ज्ञान है, वो आप बाहर आएंगे, लेकिन आप स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय से आपकी जो जागृति है वो फास्ट होगी। इवन 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस में भगवान शिव ने भी यही बोला है, आप किताबें पढ़ो, आप स्वाध्याय करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो स्वाध्याय के लिए तो मैं यही बोलूंगी, स्वाध्याय ने मेरी जर्नी और स्मूथ और ब्यूटीफुल कर दिया। सीतायन सीतायन तो जब मैंने सरोजा गुल्लापल्ली मैम के मुंह से सुना था, वो जब मैं सुनती थी मेरे आंख से आंसू गिर रहे होते थे और रो रही होती थी और सुनती रहती थी इतना। और उस दौरान मेरे अंदर जो मैंने अपनी चेंज महसूस किया था, मुझे दिल करता था मैं सबके लिए खाना बनाऊं, और जब भी बनाती थी खाने में स्वाद ऐसा बढ़ जाता था। वो टाइम मेरे घर का रियली इतना, जैसे होता है ना आपके घर में जब नवरात्रे होते हैं तो किस तरह फेस्टिवल का मौसम होता है, वैसे ही जब मैंने सीतायन पढ़ा था, सुना था, पहले तो सुना था बाद में पढ़ा था, तो उन दोनों टाइम में मैंने अद्भुत एक्सपीरियंस किए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। तो स्वाध्याय जरूर करें। और तीसरा जो है, अगर पत्री सर के सारे स्तंभ के बारे में बोलना चाहूंगी, पिरामिड के बारे में, तो पिरामिड के लिए भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे ही मुझे पिरामिड के बारे में पता चला, उससे पहले नहीं पता था कि पिरामिड के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतना उसके एंगल से इतने डिवाइन होते हैं कि इतनी ऊर्जा अंदर आ जाती है। तो पता चला, मैंने फटाफट पिरामिड के लिए सबको ऑर्डर दे दिया, मतलब कहीं से कॉपर पिरामिड मंगा रही हूँ, कहीं से छोटे वाले प्लास्टिक का मंगा रही हूँ, कहीं से कैप्स मंगवा रही हूँ, मैं जितना हो सका मैंने हर जगह पिरामिड लगा दिए। मैंने आरओ के ऊपर पिरामिड रखे हैं, अपने नमक के जार में पिरामिड रखे, मेरे हर कमरे में पिरामिड्स है। और मेरे बेटे का लैपटॉप था, जिस लैपटॉप से अभी मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ, इस लैपटॉप में इतनी प्रॉब्लम थी, इसकी स्क्रीन पे ऐसा होता था, एक पेज के ऊपर दूसरे पेज छप जाते थे, तो जब आप बुक पढ़ रहे होते थे तो एक बुक के बाद दूसरे बुक के पीछे से प्रिंट आ रही होती थी, क्लैरिटी नहीं थी। तो हमने सोचा इस लैपटॉप को हटा देते हैं, नया लैपटॉप ले आएंगे। तो जब मार्केट में गए तो पता चला ये लैपटॉप जो है, ये एप्पल के लैपटॉप जो है मुझे सिर्फ 6,000 मिल रहे थे मार्केट में। तो मुझे 6,000 का क्या करना, रहने दो। फिर मैंने अपने बेटे को एक क्रिस्टल का पिरामिड लाके दिया, उसको बोला इसके ऊपर रख दो और देखना ठीक हो जाएगा। वो मेरे पे हंसता था कि क्या जादू टोना करना मम्मा सीख गई है, क्या कर रही है। फिर भी मैंने उसके कमरे में रख दिया। और लास्ट ईयर फिर थोड़े दिन के बाद ही मैं करताल गई थी सोल कोच प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और सोल कोच प्रोग्राम में फोन ले लिया जाता है। जिस दिन मुझे फोन मिला आफ्टर 10 डेज, मैंने बात करी तो बेटे ने बताया मम्मा मेरा लैपटॉप ठीक हो गया। वाह। तो ये पिरामिड के पावर हैं रियली, मैंने फील किया हुआ है। आपकी टेक्नोलॉजी मतलब आपकी मशीन तक ठीक कर देती है, ऊर्जा तो देती ही है आपको। पौधों में मैंने लगाया हुआ है, मैं फील कर पाती हूँ पिरामिड एनर्जी को। और इनफैक्ट हमारे फरीदाबाद में कोई भी पिरामिड नहीं था, तो जब भी हम ध्यान प्रचार के लिए जाते थे या दिल्ली मास्टर से मिलते थे या कोई पूछता था आपके फरीदाबाद में पिरामिड है कहाँ है, तो बहुत अंदर से लगता था कब आएगा फरीदाबाद में पिरामिड, कब आएगा। तो अभी लास्ट ईयर
नहीं, लास्ट ईयर नहीं, पत्री सर के बर्थडे पे हमने फरीदाबाद में पिरामिड का इनॉग्रेशन किया। 22x22 पिरामिड हमने बनवाया है फरीदाबाद में। वाह। हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल पिरामिड है, बहुत ही एनर्जी है यहाँ पे। एक्चुअली एक स्कूल के साथ है ये पिरामिड, स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये पिरामिड बनवाया है। विद इन 4 महीने की प्रैक्टिस में उन्होंने ये पिरामिड बनवाया है। वाह। अब बच्चों की एनर्जी की वजह से इस पिरामिड में बहुत ऊर्जा होती है। तो मैं सभी को हाँ इनवाइट करना चाहूंगी, कभी भी फरीदाबाद आए तो हमारे इस पिरामिड में आके ध्यान करें, आपको वो ऊर्जा फील होगी, बच्चों की प्योर एनर्जी। और इसी एरिया में हमने मैम पत्री सर के बर्थडे पे शाकाहार रैली करी थी। शाकाहार रैली बहुत ही अद्भुत हुआ था। इसमें पत्री सर ही हमें फील हो रहे थे कि हमें ना एक बहुत वीआईपी जोन में रखा गया है और हमें ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है। उस दिन ऐसे हमें फील हो रहा था। और हम जहाँ जा रहे थे वहाँ आसपास बहुत सारे मीट शॉप्स हैं, पूरा जो है मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, मीट शॉप्स हैं। लेकिन हमने जब उस प्योरिटी में जब हमने वहां पे किया ये शाकाहार रैली, हर एक पर्सन मीट शॉप वाले को जब पम्पलेट दे रहे थे, उन्होंने भी बहुत हम्बली, बहुत स्माइलिंग फेस के साथ ही वो पम्पलेट लिया। वाओ, अमेजिंग मैम। ग्रेट। इनफैक्ट बहुत सारे मास्टर्स आके ये भी बता रहे थे कि शाकाहार रैली में कई बार क्या होता है, अटेंड करने के बाद एनर्जी जो है ना एग्जॉस्ट सी फील होती है उस समय। लेकिन हमारी जो रैली थी, पत्री पत्री सर को सबने फील किया था और इतनी एनर्जी कि किसी को कोई एग्जॉशन फील ही नहीं हुआ, सब जोश से भरे हुए थे। वाओ। और बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हमने यहाँ पे एक फरीदाबाद में चौथा मैंने बताया कि वो सज्जन सांगत्य, तीसरा सज्जन सांगत्य भी वो है कि जो अभी हम कर रहे हैं सज्जन सांगत्य, तो हमारी जो फरीदाबाद के एक ग्रुप हमारा मिल है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि बहुत जल्दी मुझे एक ग्रुप मिल गया। इस ग्रुप में हम 10 लोग हैं, मिलके काम करते हैं, जहां पे भी जाना होता है। कई बार छोटी छोटी बातों पे अंदर से छोटे छोटे फ्रिक्शन भी होते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है सब अलग, हम सब एक हो जाते हैं। और उस एकता में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं सफलता, मतलब प्रोग्राम एंड होने के बाद, वो इतना गहराई तक ब्लिसफुल फील होता है। वो बिकॉज ऑफ ग्रुप की वजह से मैं वही फील कर पा रही थी कि अगर ग्रुप नहीं होता तो वो सेलिब्रेशन उतना हाई, मतलब अंदर तक हमें नहीं फील हो पाता। बिकॉज ऑफ ग्रुप वो फील होता है मैम। बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रुप है। ग्रुप कॉन्शियसनेस, यस, सामूहिक चेतना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप समझ पा रहे हो बिकॉज आप भी ग्रुप में काम कर रहे हैं तो समझ पा रहे हैं। जब ग्रुप के साथ सफलता डिस्कस होती है तो कितनी खुशी होती है। बिल्कुल। और आपकी खुद की आध्यात्मिक जर्नी जो है फास्ट हो जाती है। हम्म। तो उस ग्रुप के साथ हम जूम सेशन भी चलाते हैं। मॉर्निंग का सेशन होता है, आफ्टरनून का, तो वहां पे हमारा सज्जन सांगत्य भी होता है। तो ये तीसरा पिलर भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे कोई थर्ड आई एक्सपीरियंस नहीं होता, मुझे कुछ सुनता नहीं है। मैं कई बार बोलती हूँ मुझे लोगों को मास्टर्स दिख जाते हैं, मुझे तो मच्छर भी नहीं दिखते हैं। मैं बहुत लेकिन यही है, पत्री सर से यही सीखा है कि जो दूसरों के एक्सपीरियंस है वो आपके एक्सपीरियंस है। तो वो अब मुझे दूसरों के एक्सपीरियंस इतने अच्छे से याद होते हैं ना, मेरे ग्रुप वाले जब एक्सपीरियंस सुना रहे होते हैं वो भूल जाते हैं, मुझे याद रहते हैं और मैं उनसे बेटर सुना सकती हूँ उनके एक्सपीरियंस। वाओ। लेकिन फिजिकल लाइफ में मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत ही एक्सपीरियंस है। फिजिकल लाइफ में मैं काफी हद तक
मैं जो वो सेलिब्रेशन बताया है माता सरस्वती और माता लक्ष्मी ने 1000 सीड्स ऑफ जॉय में, वो स्टेट में फील कर पाती हूँ, सेलिब्रेशन। तो मैम कभी स्वाध्याय करेंगे तो आपके साथ करेंगे 1000 सीड्स ऑफ जॉय। यस मैम, स्वाति मैम आप इतना अच्छा स्वाध्याय करते हो, आपके सेशन मैंने बहुत सुने हैं। जब मैं न्यू आई थी, आपके सेशन मैं सुनती थी। आपने जो हनुमान जी के लिए एक सेशन बताया था, या फिर योगी कथा अमृत, 1000 सीड्स ऑफ जॉय भी मैंने सुना है आपके। मैंने बहुत सारे सेशन सुने हैं, और हम रियली बिहार की धरती बहुत बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसे ग्रेट मास्टर्स वहां पे आके काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस मैम, तो अभी तक आपने ध्यान, स्वाध्याय, पिरामिड शक्ति, सज्जन सांगति के बारे में बताया। अब आप सेवा के बारे में भी बताइए मैम। यस, चौथी जो है पिलर जो है ना, सेवा। मैं लास्ट टाइम ये सोल कोच प्रोग्राम में मैं गई थी। तो सोल कोच प्रोग्राम के बाद मैंने ऐसे मन में रखा, मुझे करताल जाना था, करताल के बाद कॉस्मिक वैली, उसके बाद मेरी रिटर्निंग थी। 12 को ये प्रोग्राम खत्म हुआ और 12 को मैं करताल पहुंच गई। मैं, मेरी फ्रेंड थे और 2-3 लोग थे। तो ऐसा हमने मन में रखा, काश पत्री सर आ जाए, क्योंकि उस समय वो बैंगलोर में थे। और महिला महाध्यान चक्रम जो है वो होना था 21 से। तो 12 को पत्री सर का आना इज लाइक हम पहुंचे हैं और माधवी मैम ने बोला पत्री सर आए हैं, आज ही आए हैं। तो वो हमने ग्रुप ने मैनिफेस्ट किया, हमने वो थॉट डाले कि काश आज मिल जाए पत्री सर, और वो आ चुके थे। तो उस दिन तो नहीं, हम 13 को मॉर्निंग में सर से मिलने गए। जब वहां पे सर से मिले तो सर ने मेरे को मतलब आंख जो सर का था, आंखों में आंखें डालना। तो जब मैं सर के हाथ पकड़ी थी, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं था, तो हमें मौका मिला सर के बहुत क्लोज रहने का। तो उनके कमरे में हम मुश्किल से 5-6 जने थे, तो सर के पैर दबाते हुए हाथ पकड़ा। फिर सर ने मुझे देख के बोला, आपको फरीदाबाद के हर एक लोगों से मिलना है। मैं समझ गई अपना पर्पस। पहले तो मुझे एकदम से रोना आ गया था, तो सर ने बोला रोइए मत। तो उनके जैसे वो रोइए मत, उनके शब्दों के साथ साथ मेरे आंसू भी रुक गए। और और मैं समझ गई, मुझे फिर मेरे को एकदम से अंदर से एक फीलिंग आई, क्या मैं कर पाऊंगी? फिर मैंने अपने आप को तुरंत रोक लिया, प्रॉमिस बोलते बोलते अपने आप को रोक लिया। अब फिर उन्हीं के ऑरा में बैठ के एक संकल्प लिया, मैं ऐसा करूंगी। अब वो मेरे को समझ में आ गया, मेरा पर्पस यही है। और उसके बाद जो है, मैं अपने ग्रुप के साथ हमेशा, हमारा जो सेवा का जो भी हमारा ग्रुप डिसाइड करता है, हम ग्रुप कॉन्शसनेस में पहले जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद हमारी मीटिंग होती है, डिसाइड करते हैं कौन से एरिया में जाना है, उस एरिया में जाके हम काम करते हैं। कभी विलेज, जैसे हमने विलेज को पहले टारगेट किया कि इस विलेज में जाना है। विलेज में हम 21 दिन हम विलेज को में जाते हैं। वहां के स्कूलों में भी जाएंगे, उसके आसपास जाएंगे, आंगनबाड़ी में जाएंगे, उनके जो लोकल एरियाज होते हैं, बारात घर, वहां पे जाके हम फिर काम करते हैं, उनको ध्यान रोज कराते हैं, उसके महत्व बताते हैं। फिर हम दूसरे विलेज को में आगे मूव कर लेते हैं। और साथ में वहां का जो उनका लोकल फेस्टिवल होता है, तो उनके लोकल फेस्टिवल में कोशिश करते हैं हम शिविर लगा पाए। तो ऐसे हमने अभी लास्ट ईयर ही 2 शिविर लगाए थे। एक हमने ध्यान मेला किया था उनके ही जगह पे जाके, और एक दूसरा हमने उनके ही कोई गुरु थे, उनके बर्थडे पे वो सेलिब्रेशन करते हैं, तो वहां पे हमने ध्यान शिविर लगाया था। साथ में अभी जो मैम के बारे में बता रहे हैं, कमलेश डागर जी, जिन्होंने अपने स्कूल में पिरामिड बनवाया हुआ है, तो वहां पे भी हमने बच्चों को के साथ जाके उनको ध्यान सिखाते हैं। इनफैक्ट आप जो ये देखेंगी मैम, अभी जो पीएमसी लॉन्चिंग हुई है, तो पीएमसी का जो सत्य एंथम आया है, सत्य एंथम में जो वो स्कूल है, वो फरीदाबाद का वही स्कूल है।
वाह। जहाँ पे फिर हाँ हम्म। वाह, बहुत बहुत अद्भुत मैम। कल कल रात को मैंने एक ये लॉन्चिंग वाला मैं एक ड्रीम देखा मैंने कि मैं एकदम मतलब गैलेक्सी मतलब धरती को देख रही हूँ ऊपर से, और जो सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है उसको मैं चढ़ के उसके अंदर थी। जो पीएमसी हिंदी का जो सैटेलाइट था उसके अंदर थी, और उसमें भी कुछ सीढ़ियां चढ़ी थी। चढ़ के मैं ऊपर बैठी तो मेरे मामा थे जो डॉक्टर नर्स है सूरत के, जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। ओके। दोनों बैठे और मेरी मासी भी मेरी मामी थी। हम तीनों बैठे और हम नीचे धरती को देख रहे हैं, वो चमक रहा है, ये ध्यान का जो प्रकाश है। फिर हम तीनों बैठ के बोले कि अब ये कंपनी बंद तो गई है, इसको चलाएंगे कैसे? यस यस पूरे यस। भारत में अब सब तक पहुंचाना है तो चलाएंगे कैसे इसको? तो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे उतना ऊपर उस सैटेलाइट में बैठ के, और उस ऊपर से जो धरती को मैं देख रही थी, इतना अद्भुत वो नजारा था कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने बोला पत्री सर का ये ड्रीम लॉन्च तो कर दिया, पर उसको पूरा भी करना है। तो ये कल रात का ड्रीम है मेरा। वंडरफुल मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो बिल्कुल आप जो अभी जो डिस्कस कर रहे हो यही डिस्कशन पीएमसी में भी चल रहा है। अब लॉन्चिंग हो गई, आगे चलाना कैसे है, कौन से प्रोग्राम रखना है, कैसे करना है फंड्स का, यही सारी डिस्कशन चल रहे हैं। तो हम सब अलाइन हैं। तो वो डिस्कशन आप सैटेलाइट में करके आई हैं। बहुत ही अद्भुत है ना, वाह। और मैं जब मैं देखी तो मैं कहाँ पर हूँ, तो एकदम आसमान में, एकदम ऊपर सैटेलाइट में भी ऊपर कुछ चढ़ के मैं गई थी, और नीचे देख रही हूँ कि ऊपर नीचे धरती है और हम पूरा अपना मैसेजेस जा रहे हैं। बहुत ही कल रात का एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग था। तो ये हम भी मदद कर सकते हैं यहाँ पे। उस दिन लॉन्चिंग के दिन सर बता रहे थे, ये महेश अग्रवाल सर थे, उन्होंने बताया कि हम दूसरी तरह से भी मदद कर सकते हैं। एक तो मनी एनर्जी तो है ही, साथ में जैसे हमारे घर में अगर टाटा स्काई है, तो हम अगर टाटा स्काई वाले को बार बार फोन करें कि हमारे को पीएमसी दो, पीएमसी को दो, नहीं तो मैं कटवा रहा हूँ, जैसे बार बार हम जब प्रेशर बिल्ड करेंगे तो जो टाटा स्काई वालों को हमें पीएमसी वाले जब तक पैसे नहीं देंगे, वो देंगे हमें। तो अगर आप प्रेशर बनाते हो तो वो अपने आप ही वो बोले उल्टा पीएमसी को कॉल करके बोलेंगे भैया आ जाओ, हम फ्रीक्वेंसी आपको दे रहे हैं, आप आ जाओ। तो हम्म वो जो पैसे लेके देने वाले हैं वो बिना पैसे लेके दे देंगे। हम्म तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, एटलीस्ट हम प्रेशर वो टाटा स्काई वाले हैं या एयरटेल वाले हैं उन पे थोड़ा सा हम बनाए। बनाएं। और हम्म दूसरा प्रोग्राम्स वगैरह हम सबके एक्सपीरियंस है, तो हम अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो जरूर शेयर करें ताकि पीएमसी पे हमारे एक्सपीरियंस आए, तो वो प्रोग्राम्स आएंगे हर एक। मतलब ये पीएमसी हम सबका है। हम्म। यस। ट्रू ट्रू। सो अमेजिंग। तो आई थिंक कितना अद्भुत आपने बताया मैम, कि ऐसे लग रहा है अभी और भी बाकी है, बहुत कुछ सुनना बाकी है। ऐसा है क्या? और हम कुछ इम्पोर्टेंट? बहुत सारी बातें हैं मैम, आप ऐसे फ्लो में होता है ना तो थोड़ा याद आ जाता है। हाँ, कल क्या हुआ, सज्जन सांगत्य का मौका मिला हमें माधवी मैम के साथ, माधवी मैम करताल से। हम्म उन्होंने वो लास्ट मोमेंट का शेयर किया एक पत्री सर के बारे में, कि पत्री सर वो जो लास्ट मोमेंट जो गए थे ना, तो वो उनके हाथ बता रहे थे, वो बार बार वो आनापाना सती के पोजीशन में हो रहा था बार बार वो लास्ट मोमेंट में, और उनके मुंह से ऐसे या अल्लाह निकला। तो वो जाते हुए भी जब वो ग्रेट मास्टर कितना ज्ञान दे के चले गए जो है,
सब सेम है, हम अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे होते हैं। तो वो जो लास्ट मोमेंट में उनके मुंह से निकला, वो एक ब्राह्मण फैमिली के थे, उनकी मम्मी पूजा पाठ इतना करती थी, और उनके मुंह से लास्ट मोमेंट पे या अल्लाह निकल रहा है, तो कितना बड़ा मैसेज है हम सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो मैम बहुत ही अद्भुत आपने बताया कि स्वयं और अपने परिवार को ध्यान के लाभ लेने के बाद आपने जेटीटीपी में जो सीखा कि 4 बातें हैं, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और सेवा, साथ में पिरामिड ऊर्जा का ज्ञान। तो इन सभी बातों को आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। स्वाध्याय में आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी और उनके अंदर के जो ब्लॉकेजेस है आपके, उनको आपने कहीं न कहीं क्लियर किया और उसको अपनाया, जो भी सीख थी अपनी प्रैक्टिस में, अपने परिवार में, जैसे कि सेलिब्रेशन है। फिर सज्जन सांगत्य में आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, जो सुबह और दोपहर में ज़ूम में सेशंस में अनुभव सुनते हैं, तो आप इतना गौर से सबके ध्यान अनुभव सुनते हैं कि उनसे बेहतर आप ही बता सकते हैं। तो इतना आपका सुनने की क्षमता, लोगों को सुन के समझने की क्षमता आपकी बड़ी सज्जन सांगत्य में। आप खुद भी शेयर करते हो और लोगों के अनुभव भी, ध्यान अनुभव सुनते हैं। फिर पिरामिड पावर का एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए कि कितना अद्भुत आपके बच्चे का लैपटॉप जो है, वो उसको अपनी मशीन को भी ठीक कर दिया। घर में और भी बहुत फायदे आप तो लेते हैं, बट एक अनबिलीवेबल एक्सपेरिमेंट आपने पिरामिड पावर के साथ किया और रिलिविंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया हम सबके लिए। एंड जो सेवा वाला बात है कि आपका लाइफ पर्पस से हमारी सेवा जुड़ी होती है, तो पत्री सर के मुख से जो निकला कि फरीदाबाद में आपको सेवा देनी है, सबको मिलना है, सबके पास जाना है। जब आपने संकल्प किया सर की ऑरा में, तो फिर आप रुके नहीं और आपके समूह के साथ मिलकर आपने एक तरीके से बोले गांव-गांव जाकर और घर-घर जाकर आपने सेवा ध्यान प्रचार किया, पैम्पलेट से और शाकाहार रैली से, और भी बहुत ही अलग-अलग तरीके से आपने कोशिश किया। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने तो ध्यान के साथ-साथ जितने भी पहलू पत्री सर ने बोले हैं, उनको सबको आपने कितने कम टाइम में, अभी तो कोविड 1-2 साल पहले तो आया था। 2 साल में कितना कुछ आपने किया। जस्ट अमेजिंग मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड मैं मानती हूँ कि जितनों ने आपकी एक्सपीरियंस सुनी है आज, उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, आई एम श्योर। सो एनी लास्ट मैसेज मैम फॉर न्यू बिगिनर्स, जो लोग ध्यान में नए हैं या ध्यान नहीं पता है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? न्यू बिगनर्स को यही स्वाति मैम इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। कि आप जब ध्यान कर रहे हो, आप एक दिन करके दूसरे दिन करके ऐसे नहीं, आप कंसिस्टेंट हो जाओ। 40 दिन का एटलीस्ट पहले संकल्प कीजिए, 40 दिन आप डेली कीजिए। अगर आप बीच में छोड़ देते हो, बाय द वे आपका बीच में एक दिन टूट गया, तो उसको काउंट करना छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट डे फिर जब स्टार्ट कर रहे हो उसको 40 डेज के लिए करें। और कोशिश करें थोड़ा सा मौन में भी रहने का। ये बेसिकली न्यू बिगनर्स के लिए मौन में रहने का नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मौन में रहने से क्या होता है, ये जो ऊर्जा आप ले रहे हो उसको आप बचा भी पाते हो। ऊर्जा हम लेते हैं बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो कोशिश करें वो थोड़ा सा हम मौन में भी रहें। जी। तो जितनी हम ऊर्जा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, आप जो चाहते हो वो कर पाओगे। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो चीजें भी मैनिफेस्ट होगी। वाओ। मैसेज
for me right now to be in silence because मैं इतना अभी बोल रही हूँ. I know ऑफिस में, घर में, ऑनलाइन की सच में मुझे लगता है कि मैं चुप रहूं. I will, yes. So I think amazing मैम, बहुत बढ़िया मास्टर्स जिन्होंने सुना है बबीता मैम से. आज कैसा लगा उनका अनुभव, क्या नया सीखा? आप ही की जुबानी शेयर करें, हैंड रेस करें, अनम्यूट करें अपने आप को. अपर्णा जी, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग बबीता मैम, आपकी मित्र. अनम्यूट करें अपर्णा जी, अनम्यूट अनम्यूट. हेलो बबीता जी, सो नाइस. आपकी शेयरिंग आज सच में यूनिक थी. हम रोज पिरामिड मास्टर्स को सुनते हैं, आपका अंदाज अलग ही था आज. अच्छा लग रहा था, थोड़ा मजेदार था. और मेन जो की पॉइंट है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हम रोज सुनते हैं. आज आपने एक हमें बताया कि प्रैक्टिकली कैसे ये चीज हो सकता है, फिजिकली जैसे आप बता रहे थे. इट वाज वेरी नाइस टू हियर एंड वेरी मोटिवेटिंग. मुझे सबसे अच्छा आपका लैपटॉप वाला लगा. गैजेट के ऊपर रखो तो रिपेयर हो जाता है, तो वो जरूर मैं भी ट्राई करूंगी अपने घर में. कोई चीजें मुझे बिना कुछ खर्च के अच्छे से हो जाए. एंड वेरी नाइस. एक्चुअली एक मैसेज है कि क्रिस्टल्स और पिरामिड्स वर्क करते हैं, हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है. जस्ट ऐसे ही नहीं कि जस्ट बिकॉज सब कहते हैं. जब हम किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करते तो हमको उसका प्रूफ अपने आप ही सामने आ जाता है. तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है. और आपने मौन का कहा है, जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, वो मेरे लिए भी लागू होता है. मैं भी कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन हाँ, करती ही रहूंगी होपफुली. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू सो मच स्वाति जी फॉर सपोर्टिंग मी एंड everyone on the platform. वैसे it's nice of you to say that we have suggested, but as you know her very well, she's very sweet and very informative. सॉरी, मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ बीच बीच में. बहुत ही जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं मौन में हो जाती हूँ. थैंक यू अपर्णा जी. यस मास्टर्स शेयर करें आपका एक्सपीरियंस. अमिता मिश्रा जी, भरत सुतार जी, बिंदु जी, धीरेन्द्र महतो जी, हंसराज जी, ज्योति जी, नीलम जी, रविंद्र जी, शालिनी, सुनीता, विद्या चौधरी. प्लीज आप कभी कभी क्या होता है, सुनते हैं ना, अप्रिशिएट करना चाहिए. अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, फीडबैक. तो ये सुनीता जी अनम्यूट करें, संक्षिप्त में बताएं कि कैसा लगा आज का सेशन. अनम्यूट करें मैम. आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा मैम. मैम अनम्यूट हो जाएगा. अनम्यूट हो, अभी हुआ था. अनम्यूट करे, फिर से करिए. जी जी, हो गया. बहुत अच्छा सेशन रहा. सचमुच में अलग से रहा, एकदम यूनिक बन के रहा आपका सेशन. बहुत अच्छा लगा. और ध्यान तो मैं भी करती हूँ, लेकिन आप लोग जैसे अब इतना नहीं पहुंच पाई हूँ. अच्छा लगता है. पहले तो मुझे भी कलर दिखते थे, अभी कलर नहीं झटकाता था, सुन हो जाते थे आपसे. मतलब बहुत सारे वैल्यू होता था, लेकिन अभी शांत में है, कुछ नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है. लेकिन आपका सुन के बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हुए हैं. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आप सभी को थैंक यू. थैंक यू सुनीता मैम. आपको तो एटलीस्ट कलर्स दिखे, मुझे कुछ नहीं दिखता, लेकिन फायदे बहुत होते हैं. वही बोली हूँ, मुझे तो दिखते थे, लेकिन आपको बिना देखे हुए बहुत मतलब ये दिखाए ना, तो सुन के मन अच्छा लग, खुश हो गया. बहुत आपके पास जानकारी है, अनुभव है, बहुत सारे. बहुत बढ़िया मैम. सुनीता जी थैंक यू. यस नीलम जी, हंसराज जी, रविंद्र जी, लास्ट वन शेयरिंग.
अगर किसी को शेयर करना है तो। स्वाति जी, बिंदु जी का मैसेज है। यस, 2 लोगों का मैसेज आया आई थिंक। बिंदु जी, थैंक यू सो मच। यस, सो अगर किसी का शेयरिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, तो सबने बहुत एंजॉय किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब इसका यही आपसे रिक्वेस्ट बोले कि डिमांड बोले कि आपको बार-बार आना पड़ेगा और और भी आपको शेयर करना पड़ेगा, व्हाटएवर यू लाइक, फील लाइक। Aparna ji and Ranu ji will get in touch with you on different topics. Maybe आप जो भी टॉपिक, हम 11 days का बिगिनर्स मेडिटेशन प्रोग्राम एवरी मंथ करते हैं, अभी जनवरी से शुरू किया है 1 to 11, तो वो टॉपिक शेयर करेंगे। तो आप कंफर्टेबल हैं तो फिर कोई भी टॉपिक पे आप पत्री जी कॉन्सेप्ट्स पे आप ले सकते हैं एज अ गाइड। सो दैट्स ऑल मैम। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी स्वाति मैम, थैंक यू। और सभी मित्रों को बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू सो मच मैम। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। रात्रि, गुड नाइट सभी को।